सपने सपने दुनिया में कई लोगों को आते हैं, पर काफ़ी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें नहीं आते। हमेशा नहीं, पर ज़्यादातर सपने भी अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ किसी को खोने के तो कुछ किसी को पाने के। पर मेरे साथ ना कुछ अलग है। मुझे सपनों में कहानियाँ आती हैं, पूरी नहीं पर उनकी झलक जो मैं अपने सपनों की किताब में लिख लेता हूँ। आज मैं उसी सपनों की किताब से लाया हूँ आपके लिए एक कहानी। नकाब, अध्याय 3। वीर राघव रेड्डी। बेटे, वो कहाँ रहते हैं, मुझे बता दो, काका ने बड़ी खुशी से पूछा। मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, आप चिंता मत करो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। तुम मेरा एक काम करो, ये तुम वीरा को दे देना। नकुल को एक सफ़ेद चीज़ पकड़ाते हुए उन्होंने नकुल से कहा। पर मैं कैसे? नकुल थोड़ा झिझकने लगा। नहीं बेटा, तुम मना मत करो। ठीक है। वो चीज़ हाथ में लेकर नकुल वापस जाने लगा, पर कुछ दूर पर वो मुड़ा और वापस आया और उसने काका से कहा, मैं ये चीज़ उन्हें देने से पहले ही जानना चाहता हूँ कि वो कौन थे और कैसे थे और उनके साथ क्या हुआ था। हाँ बिल्कुल, उनकी एक कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, तुम्हारा हक भी बनता है, काका ने उस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तीनों काका के पास बैठ गए। मैं जवान था जब वीरा इस एकेडमी में आया था। मैं भी यही काम करता था। वो सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। नाराज़गी, गुस्सा तो वो शायद जानता भी नहीं था। उसे जानवरों से इतना प्यार था कि लोग कहते थे कि वो उनको समझ सकता है। उसने यहाँ से गोल्ड मेडल जीता और सबसे होनहार स्टूडेंट बनकर निकला। वो उम्र में मुझसे छोटा था, पर ओहदे और समझ में बहुत बड़ा था। उसके लिए उसकी एक कमी थी और वो था अकेलापन। वो अनाथ था, उसका कोई नहीं था, इसलिए उसने जानवरों को ही अपना बना लिया। पर कहीं न कहीं उसको इस बात की कमी तो खलती ही थी। उसकी पोस्टिंग के 1 महीने बाद दूसरे जिले के कुछ शिकारी उस जंगल में घुस आए, जिन्होंने जंगल के काफ़ी जानवरों को मार दिया और ले भी गए। ये खबर मिलते ही वीरा तुरंत उस जगह पहुंचा। वहाँ कई जानवर मारे जा चुके थे और कई गायब थे। वो मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप उठती। वहाँ छानबीन करते वक्त उसे घायल शेर का बच्चा मिला। वो उसे मेरे साथ हॉस्पिटल में ले गया। काफ़ी वक्त के बाद जब डॉक्टर बाहर आए, वीरा भागकर उनके पास गया और पूछा, डॉक्टर, अटानू बगाने उन्नाडू? काका, हमें तेलुगु तमिल नहीं आती, हमें हिंदी आती है। अरे क्या बात कर रहे हो, इतने सालों से तुम यहाँ की भाषा नहीं सीख पाए? अरे काका, आप वो तो छोड़ो ना, आप ये बताओ उन्होंने क्या कहा? उसने डॉक्टर से पूछा कि वो शेर का बच्चा ठीक है। डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, और एक बात और, वो बच्चा नहीं बच्ची है, वो मादा है। वीरा ने उस शेरनी का खूब ख्याल रखा। वो ज्यादातर उसी के साथ रहने लगा, पर उसके शरीर पर लगे घाव उसे उन शिकारियों के बारे में याद दिलाते थे। उसने ठान लिया था कि वो अब उन्हें छोड़ने वाला तो नहीं है। उसने शिकारियों के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। गांव के व्यक्ति ने उसे बताया कि वो लोग शायद मदुरई के थे, क्योंकि वहां से खबर आई है कि उनके यहाँ भी कई शिकारियों ने आतंक मचा रखा है। वहां बात करने के बाद ये बात पक्की हो गई कि वो लोग मदुरई के ही थे। उनको ढूंढते हुए वो मदुरई के जंगलों में पहुंच गया। वो अपने साथ युवरानी को भी ले गया। उसने उस छोटी शेरनी का यही नाम रखा था। वो बड़ी हो चुकी थी। वो उन शिकारियों के इलाके में युवरानी के साथ पहुंच गया। उसने और युवरानी ने उन 7 शिकारियों के साथ वही किया जिसके वो हकदार थे। सरकारी तौर पर यह बात हादसा थी, पर पूरा गांव जानता था कि उन शिकारियों के साथ क्या हुआ था। उसके बाद युवरानी और वीरा ने कई जंगलों के शिकारियों और खूनियों को पकड़ा। युवरानी उसकी सबसे पक्की साथी बन चुकी थी अब तक। एक दिन वीरा सुबह तैयार होकर जंगल की तरफ जाने ही वाला था
जाने के लिए उसने जब अपना गेट खोला तो वहाँ पर एक सब्जी की टोकरी में एक छोटी सी बच्ची थी और एक खत था जो हिंदी में था। इसीलिए वो उस खत उस बच्ची को लेकर मेरे पास आया। मैंने खत पढ़ा, उसमें लिखा था, मेरा नाम संध्या है, मैं सिलाई का काम करती हूँ, मैं एक अकेली माँ हूँ। मेरे पति का देहांत कुछ महीनों पहले ही हो गया था। मैं इस बच्ची को यहाँ इसलिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरा भाई इसे बात बात पे मारने की धमकी देता रहता है। वो एक नंबर का शराबी है साहब। शराब के लिए वो मुझे तो क्या, छोटी बच्ची तक को बेच सकता है। मुझसे दूर रहना ही इसके लिए सही होगा। मैंने सुना है कि आप जानवरों से बहुत प्यार करते हो साहब। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बच्ची को भी उतना ही प्यार दोगे। वीरा समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। पहले उसने सोचा कि उस औरत को उसकी बच्ची वापस कर दे और उसके भाई को पुलिस के हवाले कर दे, पर उस खत पर नाम के सिवा कुछ भी नहीं लिखा था। वो उसे ढूंढता भी तो कैसे। फिर मैंने उससे कहा, इतना मत सोच, ऊपर वाले ने तुझे एक तोहफा दिया है, एक बेटी दी है। अब तू चाहे तो इसे किसी अनाथालय में दे सकता है या इसको अपनी बेटी की तरह पाल सकता है। कुछ कहे बिना वीरा उस बच्ची को अपने घर ले गया। अगली सुबह मैं उसके घर पहुंचा तो अंदर घुसते ही वीरा ने कहा, सर, अमूदा के पास एक तकिया रख देंगे। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो वहां आराम से सो रही थी। अरे मुझे लगा कि तुम इसे अनाथालय में भेज दोगे, फिर क्या हुआ? मैंने अमूदा के सिराने तकिया रखते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा था सर, पर आपने इसकी मुस्कान देखी है? इसकी मुस्कान ने मुझे रोक लिया। आपको पता है, जब मैंने इसे गोद में लिया तो वो मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। मैंने सोच लिया कि अब ये मेरे साथ ही रहेगी, मेरी अमूदा बनकर। अमूदा, बहुत ही प्यारा नाम। अमूदा के आने से वो एकदम बदल गया था। अब वो ज़्यादा खुश रहने लगा। अपना ज़्यादा वक्त वो अमूदा के साथ ही बिताता था। मानो उसे अब लगने लगा कि वो अनाथ नहीं है। समय के साथ अमूदा बड़ी होती गई, उसे भी जंगल से प्यार होने लगा। उसका भी मन करता था कि वो जंगल में जाए, जानवरों के साथ बातें करे, अपने पिता की तरह। काम से लौटते वक्त वीरा ने मुझसे कहा, सर, आज अमूदा ने फिर जिद पकड़ ली, उसे मेरे साथ जंगल जाना है। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? वैसे भी तेरे ही तो लक्षण है उसमें। जंगल जाने की जिद नहीं करेगी तो क्या लंदन जाने की जिद करेगी हैं? देख, एक दिन बाद उसका जन्मदिन है, उसको तोहफे के तौर पर जंगल घुमाने ले जा। ठीक है? ये सुनकर वो खुश भी हो जाएगी। अगली सुबह खबर आई कि युवरानी ने बच्चों को जन्म दिया है। ये बात सुनकर वीरा बहुत खुश था। उसको लगा जो परिवार उससे शिकारियों ने छीन लिया था, शायद अब वो उसे वापस मिल जाएगा। जन्मदिन के दिन जब अम्बू उठी तब उसके सामने मैं और वीरा थे। वीरा ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। देखो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे भेजे हैं, चलो एक एक करके इनको खोलते हैं। वीरा ने कई तोहफों की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, मैं सबसे पहले आपका तोहफा खोलूंगी, बाद में दोस्तों का। अम्बू ने इटलाते हुए कहा, मेरा तोहफा? मेरे तोहफे के लिए तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं और तुम्हारे काका तुम्हें जंगल ले जाने वाले हैं। ये बात सुनते ही अम्बू ने वीरा को जोर से गले लगा लिया। वो जल्दी से उठी, नहाई, तैयार हुई और अपने सारे तोहफे अपने बैग में भर लिए। मैंने पूछा, अरे तोहफे भी ले जाएगी साथ में? हाँ, मैं अपने तोहफे वहीं खोलूंगी। उसके तैयार होने के बाद हम तीनों जंगल की ओर चले गए। वहां जाते ही अम्बू भाग कर एक खरगोश के पास चली गई। वो उससे बातें करने लगी। वो खरगोश भी मानो उसे सुन रहा था। पर थोड़ी देर में वहाँ गिलहरी, बंदर जैसे कई सारे जानवर आ गए। अम्बू सबके साथ खेलने लगी। उसने अपने बैग उतारा और सबको अपने तोहफे दिखाने लगी। वो सबके साथ अपने खिलौने खोलने लगी। मैं और वीरा बात कर रहे थे,
तभी हमें जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हमने मुड़कर देखा तो वहाँ अम्बू के सामने युवरानी खड़ी थी और अम्बू के हाथ में खिलौने वाली बंदूक थी जो युवरानी के बच्चों की तरफ थी। जब तक हम कुछ कर पाते, युवरानी ने अम्बू के ऊपर उछल के वार कर दिया। उसने अपने पंजे से उसके सीने पर वार किया। अगले वार से पहले ही वीरा उसके सामने आ गया और उसका वार वीरा के चेहरे पर लगा, जिसका वो निशान था। ये देख कर कि जिसको उसने मारा है वो वीरा है, युवरानी सहम गई और अपने बच्चों के साथ भाग गई। मैंने आवाज़ लगाकर लोगों को बुलाया। इतनी जल्दी हो सकता था मैं उन दोनों को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाते वक्त वीरा के आंख में आंसू थे। बेहोश होने से पहले तक वो अम्बू को ही देख रहा था। दोनों का काफ़ी देर तक इलाज चला। वीरा ने अपनी एक आंख खो दी। और अम्बू, उसका क्या हुआ काका? बेटा, अम्बू तो छोटी थी ना, वो दर्द सहन नहीं कर पाई। वो बहादुर तो थी पर छोटी थी ना, वो नहीं बच पाई। ये कहते हुए काका की आंखों में आंसू थे। जब वीरा उठा तो वो अम्बू को ढूंढने लगा। मैं कैसे बताता कि वो उसे छोड़ के चली गई है, कैसे बताता कि आखिरी वक्त वो उसे पुकार रही थी, कैसे बताता कि वो उसे आखिरी वक्त में भी उसे नहीं देख पाया, कैसे बताता। वो उस बात से इनकार करता रहा कि अम्बू उसे छोड़कर चली गई। वो रोया भी नहीं, सिर्फ इनकार करता रहा। पर वो रोया उसकी अस्थियां बहाते वक्त, मानो इस वक्त उसे अम्बू के बिछड़ने का एहसास हुआ हो। उस हादसे ने उसे तोड़ दिया था। उसको जो परिवार मिला था अब वो छिन गया था। वो हर पल यही सोचता था कि गलती किसकी थी, उसकी जो उसे जंगल ले गया, या युवरानी की जिसने उसे पाला, जो अपने परिवार को बचा रही थी। वो हर पल यही सवाल खुद से पूछता रहा। उस दिन के बाद युवरानी भी गायब हो गई थी। उसे भी जंगलों में बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। अब वो बिखर चुका था। उसने नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो बस इस जगह से दूर जाना चाहता था। मैंने अपने भतीजे से कहलवा के उसको दूसरे शहर भेजने का इंतज़ाम करने को कहा, पर किस्मत की बात तो देखो, किसी ने भी उसे घर नहीं दिया। सब कहते थे कि वो कोई गुंडा है या हत्यारा है। उसकी कहानी जानने के बाद भी कोई मानता ही नहीं था। कुछ महीनों बाद वो बिना बताए चला गया। वो आखिरी वक्त था जब मैंने वीरा को देखा था। ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, वो युवरानी का दांत है। वो अब नहीं रही। उसके जाने के कई साल बाद उसकी लाश दूसरे जंगल में मिली। वो भूख से मर गई थी। बस ये वीरा को दे देना बेटा। वो तीनों वापस कमरे में चले गए। काफ़ी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। नकुल, हाँ सुन, जब तू उनके पास जाएगा क्या हम तेरे साथ चल सकते हैं? राहुल ने नकुल से पूछा। हाँ ज़रूर। ट्रेनिंग से छुट्टी मिलने के बाद नकुल राहुल और राघव के साथ वापस वहीं गया जहाँ वीरा रहता था। नकुल ने हिम्मत करके उनका दरवाज़ा खटखटाया। उसे बहुत कम उम्मीद थी कि जवाब भी आएगा। तब उसे एक पुलिस जीप वहाँ आते हुई दिखी। वो रुकी। उसमें से एक ऑफिसर निकला और उसने ज़ोर से पूछा, यहाँ पर वीर राघव रेड्डी कौन है? क्योंकि वहाँ किसी को नहीं पता था कि मकान नंबर 37 वाले का नाम वीर राघव रेड्डी है, तो सबने मना कर दिया। अरे लेकिन हमें कॉल आया था कि यहाँ खून हुआ है वीर राघव रेड्डी के नाम से। जब मैंने बताया कि वीर किसका नाम है, तभी भीड़ में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से बोला, अरे मैं तो पहले ही कहता था कि वो हत्यारा है। बोले सर, वो जो भी खून हुआ होगा ना, वो उसी ने किया होगा। ये तिवारी जी थे। पुलिस जब बाहर आई तो उनके साथ एक लाश थी जिसके चेहरे पर निशान था। हाथ में तस्वीर थी किसी अपने की और निशानी
किसी खास की, जो नकुल ने उनके हाथ में रख दी थी। पुलिस ने बताया कि इन्होंने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। पूरी भीड़ के लिए वो एक पागल था जिसने खुद को मार लिया था। पर उस भीड़ में 3 लड़कों की आंख में आंसू थे, जो जानते थे कि वो पागल तो नहीं था और ना ही कमजोर था। इस बार ना कोई गोली चली और ना ही शोर मचा। किसी को पता भी नहीं चला, बस खामोशी से वो चला गया। शायद इसीलिए उसने फांसी लगाई, क्योंकि जब फंदा आपके गले में पड़ा हो और कुर्सी खिसक जाए ना, तो उस पल के बाद कुछ चाहकर भी फैसला नहीं बदल सकता। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे ज़रूरी बात, हमारी कहानी में आपको जो भी अच्छा या बुरा लगे और आपके पास जो भी सजेशन हो, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।